नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स। इंडियन पॉलिटी के क्रैश कोर्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं। अरिहंत पब्लिकेशन ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें आपको जीएस से रिलेटेड या अन्य विषयों से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का यह कोर्स। आज के लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या है। साथ ही हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान का वर्तमान स्वरूप आखिर उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि जो संविधान का प्रेजेंट फॉर्म है उसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग सबसे पहले जो जानने वाले हैं वह है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। कहने का मतलब है कि आपका जो संविधान है वह एक ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट यानी कि पूर्व में घटी हुई जो घटनाएं हैं या क्रम है उनको रिप्रेजेंट करता है, जिसको आधार मानते हुए किसी भी देश या संस्था को चलाया जाता है। अब देखो यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि बेसिक, यानी कि जो सबसे आधारभूत प्रिंसिपल है आपका किसी भी देश को चलाने के लिए। साथ ही प्रेसिडेंट यानी ऐसा कोई कस्टम या कोई घटना जो पहले घटित हो चुकी है और उसको हम लोग बाद में फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह प्रेसिडेंट हो गया और दूसरा हो गया आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। अब यहां देखो, जो संविधान है वह आपका दो चीज को डिटरमाइन करता है, दो चीजों के बीच के संबंध को डिटरमाइन करता है। एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस रिलेशन बिटवीन वन इज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, different levels of government। देखो होता क्या है कि किसी भी सरकार में बहुत सारी लेयरिंग होती है, यानी कि कहने का मतलब है बहुत सारा हॉरिजेंटल या वर्टिकल जो होता है आपका एक स्ट्रक्चर होता है। डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर स्टेट है, उसके ऊपर आपका सेंटर है। तो इन सब के बीच में जो आपका रिलेशनशिप डिटरमाइन कर रहा है वह है संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत ये जो डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट्स के वो फंक्शन कर रहे हैं, उसमें आपका इनका सारा जो रोल होता है वह डिफाइंड होता है। आगे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको डिटरमाइन कर रहा है वह है इट ऑल्सो डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन individuals या कह सकते हैं सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। यानी जो देश के नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनके और सरकार यानी गवर्नमेंट के बीच किस तरह का रिलेशनशिप होने जा रहा है, कैसा संबंध होने जा रहा है, यह भी आपको संविधान डिटरमाइन कर रहा है। अब देखो संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी। बहुत सिंपल, बहुत क्रूड सा एग्जांपल मैं लूंगा। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां के कुछ नियम है, कानून है, उनको आप फॉलो करते हो। अगर मान लो कि कोई भी नियम ना हो तो क्या होगा, बच्चे किसी भी टाइम में स्कूल जाएंगे, किसी भी टाइम में अपने मन से आ जाएंगे। क्लास में टीचर आ रहा है नहीं आ रहा है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई रूटीन फॉलो नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए सबको एक नियम से बांधने के लिए आपको कुछ न कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। जो देश को इस चीज से नियम कानून बताता है वह आपका सुप्रीम जो आपका बॉडी है वह कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी में हम यह जान लेते हैं, या देखो कई एग्जाम में पूछा भी जाता है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यह किस कंट्री का है, यह है आपका इंडिया का। देखो इसको याद कर लेना, सबसे लंबा संविधान जो है
सबसे बड़ा संविधान जो है, लिखित संविधान जो है, वह भारत का है। ओरिजिनली जो संविधान बना था उसमें लगभग 395 आर्टिकल्स थे आपके, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। अब क्या है कि अमेंडमेंट्स और इन सब के बाद ये बढ़ भी गए हैं। दूसरा क्या है, शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे छोटा संविधान है? इसमें आप याद कर लेना नाम मोनाको का। मोनाको इज अ कंट्री विच हैज शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरे विश्व में आपका पहला संविधान बना था, वह किस देश ने बनाया था? यहां पे आपका नाम आता है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। या 1789 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बना लिया था। ठीक है, यह आपका बेसिक जानकारी थी जो कि संविधान से रिलेटेड था, वह मैंने आपको बतला दिया। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए है कि देखो, किसी भी चीज को जानने के लिए, अगर किसी भी चीज के वर्तमान स्वरूप को हमें जानना है तो हमको उसके इतिहास को जानना जरूरी है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। यहां पे मैं जो बताने जा रहा हूं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ही बताऊंगा। उसके पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। कुछ एक टाइमलाइन है जो कि 2-3 ईयर हैं जो आपको याद रखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो 1600 ईस्वी में आपको अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। अंग्रेज आपको 1600 ईस्वी में इंडिया आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह आपको वहां की क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर इशू किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको इंडिया आई और बोली कि हमें यहां पे व्यापार करना है, ट्रेड करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना जो महत्वाकांक्षा है आपका, वह बढ़ता चला गया। अब क्या हुआ, एक और ईयर है इंपॉर्टेंट, 1764। यहां इसमें क्या हुआ, इसमें मैं आपको बता दूं, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है बैटल ऑफ बक्सर के वजह से। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हो रहा है आपका 1764 में, मीर कासिम जो कि आपका बंगाल का नवाब था, वह वहां से भाग जाता है। फिर वह आपको अवध के नवाब के साथ और जो शाह आलम II थे तब के मुगल एम्परर, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने जाते हैं। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। यह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे जीत जाती है और यह पूरा का पूरा इंडिया के हिस्ट्री को चेंज कर देता है यह इवेंट। कैसे, यह तो आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बतलाया जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, इसके रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, शाह आलम II जो थे, शाह आलम II उन्होंने एक ट्रीटी साइन की। उसके रिजल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको दीवानी राइट मिल गया, दीवानी राइट। अब इस दीवानी राइट करने का मतलब क्या होगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ हैज ए पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। इन 3 स्टेट का दीवानी राइट्स इनको मिल गया। अब यहां से ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, साथ ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये लोग देख सकते थे। तो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पे फायदा ही फायदा हो गई। अब देखो, ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब यहां से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन पॉलिटी में काफी आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, यानी कि
अलग अलग आपके रजवाड़े थे, लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना अलग रोल है। अब देखो यहां से शुरू होता है आपका पॉलिटी का पार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट मिलने के बाद आपका फंक्शन कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे आपका बहुत करप्शन होता है, और इसका जो है करप्शन होने की वजह से और एक तरह से लूट खसोट, इसका आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, आपका 1773 में 1773 में क्या करती है, रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। रेगुलेटिंग एक्ट में आपके कुछ फीचर्स मैं बता दूं। यह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करे। साथ ही इसमें आपका जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वह सुप्रीम हो जाता है, यानी कि इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। अब यह बंगाल के गवर्नर है वो जो गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाएंगे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, यह नाम आप याद कर लेना, कई जगह एसएससी या फिर वनडे एग्जाम से पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स जो हो गए आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। अब इसी में क्या हुआ, आपका जो बॉम्बे और मद्रास की प्रोविंस थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल के अंडर में, यानी कि अब इंडिपेंडेंट ये लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थ्रू डिसीजन ले पाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो सेंट्रलाइजेशन का आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो पावर है उसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है, एक सत्ता जो है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावरफुल बनाया गया है, और जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखो इसका 3 इंपॉर्टेंट आपका फीचर है जो कि यहाँ पे जानना है। एक है आपका जो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि गवर्नर जनरल जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का था उस समय, ये आपको बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको ईआईसी के मतलब क्या कहते हैं आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर ले आया गया। फिर इसी में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही एक प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट का, जो कि आपको 1774 में 1774 में कोलकाता में इसके अंडर आपका रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही आपको इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट उतना कारगर नहीं हुआ, फिर उसके बाद आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको जानना है। इसमें है कि इसने पहली बार आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल रोल, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, उसको डिफरेंशिएट किया है। कमर्शियल यानी व्यापारिक संबंध, उसको आपको अलग कर दिया, और दूसरा हो गया आपका पॉलिटिकल संबंध, जो उसको भी अलग कर दिया गया। कैसे, देखो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको क्या करेंगे, एक कमर्शियल आर्म को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हो गया, इसमें जो है आपका या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देख रहा है। अब देखो पिट्स इंडिया कंपनी का जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पिट्स इंडिया कंपनी का इंपॉर्टेंस क्या हो गया यहाँ पे पहली बार ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार कहा गया है जो कि कंपनी की जो टेरिटरी थी, कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला इट्स ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, यानी कि जो कंपनी जिन हिस्सों पे कब्जा करके बैठी थी वो बोला था कि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरी है। यह आपका वहां का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मतलब आपके कंपनी की टेरिटरी को एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन कंसीडर कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है आपका, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हो गई सुप्रीम बॉडी हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हो गई आपकी सुप्रीम बॉडी हो गई। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थोड़े पावर को रेगुलेट कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके को सुप्रीम हो गई है। तो ये पार्ट था रेगुलेटिंग एक्ट समझ लिया हम लोगों ने, पिट्स इंडिया एक्ट समझ लिया, इसके बाद भी हम लोग और अभी एक्ट समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में ज्यादा कुछ जानने को है नहीं, इसमें बस इतना समझना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी
इंडिया में ट्रेड के ऊपर उसको खत्म कर दिया गया। अब क्या है, अब जो पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको सिर्फ वही ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, अब दूसरी कंपनियां भी आके ट्रेड कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, जैसे कि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे अब उनको बोल दिया गया कि अब एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, साथ ही इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जो आपका लेजिस्लेटिव पावर था मद्रास प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंस, इन दोनों प्रोविंस के जो लेजिस्लेटिव पावर थे यानी लॉ मेकिंग जो पावर थे उनको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। तो यहां से आप देखोगे कि इस सेंट्रलाइजेशन की तरफ एकदम से ट्रूली सेंट्रलाइज ऑलमोस्ट हो चुका है। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ठीक है, अब आपका यहां पे एक चीज और ध्यान दो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन जो है आपका वनडे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा, विलियम बेनेडिक्ट। ठीक है, ये आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखते हैं। चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, आपका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था आपका वायसराय, आपके गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसका क्या हुआ, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। अब उसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए अलग बॉडी बना दी गई और आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए अलग बॉडी बना दी गई। लेजिस्लेटिव करने का मतलब है लॉ मेकिंग पावर, एग्जीक्यूटिव करने का मतलब है जो उस लॉ को आपका इम्प्लीमेंट कराता है। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हो गया और लेजिस्लेटिव फंक्शन भी आपका अलग हो गया। साथ ही इसमें क्या किया गया, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विस को यहां पे लाया गया था कि मतलब जो सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं अब वो इंडियन के लिए भी ओपन कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इस तरह का अटेम्प्ट किया गया था कि भाई इसको जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसको ओपन कर दिया जाए सभी के लिए, इंडियंस के लिए भी, लेकिन ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें फिर ऑब्जेक्ट कर दिए, ऑब्जेक्शन डाल दिया उन लोगों ने, फिर उसके बाद ये जो प्रपोजल था उसको निगेट कर दिया गया, यानी कि उसको पास नहीं किया जा सका। लेकिन यहां पे ये प्रोविजन दे दिया गया कि भाई अब जो सिविल सर्विस की एग्जाम होगी वो अब सबके लिए होगी, ओपन रिप्रेजेंटेशन होगा। अब क्या है इसमें, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो पहले थे। अब इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी दिया गया, यानी कि 6 में से 4 जो होंगे वो लोकल प्रोविंस आपके, जिसमें एक हो गया मद्रास, दूसरा हो गया बॉम्बे, तीसरा बंगाल और आगरा। इनका भी रिप्रेजेंटेशन यहां पे 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स में से 4 आपके इन प्रोविंस से थे। तो ये आपको देख लिए, यहां पे इंपॉर्टेंस ये है कि लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो अलग हो गया गवर्नर जनरल के काउंसिल का। साथ ही यहां पे सिविल सर्वेंट एग्जाम को ओपन कर दिया गया। यहां पे एक चीज और याद रखना, इसी में जब एक प्रोविजन आया कि अब इंडियन सिविल सर्विस को ओपन किया जा रहा है सबके लिए, तो यहां पे मैकॉले की कमेटी बनाई गई थी, मैकॉले कमेटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कमेटी फॉर इंडियन सिविल सर्विस भी। वो आपको 1854 में इसी के एज ए रिजल्ट बना था, जब इस चार्टर एक्ट 1853 के प्रोविजन के बाद बना था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। वो क्या था, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका। ठीक है, अब अंग्रेजों को समझ में आ गया, ब्रिटिश को ये समझ में आ गया कि जैसे चल रहा था वैसे बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत एक नया एक्ट लाया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया। इसमें जो रूल ऑफ कंपनी थी, जो कंपनी रूल थी, उसको रूल ऑफ क्राउन से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि अब ये डायरेक्ट
आपके ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडियन गवर्नेंस आ गई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उसको गवर्न नहीं कर रही है, अब एक ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। ब्रिटिश क्राउन कैसे कर रहा है? अब ऐसा तो नहीं है कि वहां का किंग या क्वीन आके यहाँ पे गवर्न करने लगेंगे। इसके लिए एक स्पेशल ऑफिस आपका क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनके थ्रू आपको इंडिया गवर्न किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका उनका रिप्रेजेंटेटिव आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनको इस एक्ट के थ्रू वाइसरॉय भी कहा गया। ठीक है, ये वाइसरॉय जो थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही थे, वो वाइसरॉय के नाम से जाने गए। अब यहां पे जो था, अब देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले बना था आपका, उसको यहां पे एबॉलिश कर दिया गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल आर्म को अलग एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अलग अलग देख रहे थे, अब उसको मतलब एबॉलिश कर दिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब आपके इंडिया के जितने भी प्रोसेस है उसके इंचार्ज हो गए हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसरॉय बोल दिया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंस था इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें जो है आपको इंडियन रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन था, आपको ध्यान रखना होगा, नॉन ऑफिशियल था। यानी कि बहुत ज्यादा पावर नहीं था उनके पास, बस एक रिप्रेजेंटेशन था, नाम मात्र के, भाई कहने को हम यहां पे हैं। साथ ही जो आपका सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी दिखा था यहाँ पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको देखो। यहाँ पे क्या हुआ था, पावर ऑफ मद्रास और प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंस जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको एबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर और प्रोविंस में था, दोनों जगह को, मतलब प्रोविंस में स्पेशली इसको रिस्टोर कर दिया गया। तो यहां पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ अब बढ़ रहा है कि अब यहां की जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी आपका लॉ या एक्ट बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी में देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 क्या कहता है? यहां पे जो है आपका, इसमें एक कंसेप्ट आया है इनडायरेक्ट इलेक्शन का। इनडायरेक्ट इलेक्शन एज इट इज कोई इलेक्शन था नहीं, वो जनरली होता क्या था कि जो आपके लोकल गवर्निंग बॉडीज थे उनके मेंबर्स नॉमिनेट करते थे कुछ मेंबर्स को, उनको जो था आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलता था। एज ए रिजल्ट साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ गया। इसी में ये भी कहा गया कि इनका फंक्शन को भी बढ़ाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को फंक्शन को भी बढ़ाया गया। कैसे? अब इनका जो था एम्बिट था, ये लोग अब बजट को डिस्कस कर सकते थे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल था कि कैसे इनका फंक्शन इंक्रीज किया। ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 हो गया। हमने 1830 से 1892 देख लिया। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यानी जिसको हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉडले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लॉर्ड मॉडले थे वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और उसी समय आपके जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे ना, उनके नंबर को बढ़ा दिया गया। उसके बाद और जो फीचर है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको जानना है, वो है कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब क्या है, इसमें जो प्रोविजन था वो कहता था कि जो मुस्लिम्स थे वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही इलेक्ट कर सकते थे। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट है, यह जानना जरूरी है, इसको आप याद कर लेना। सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। इसी की वजह से लॉर्ड मिंटो को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसमें एक चीज और खास बात हुई थी, वह थे कि फर्स्ट टाइम कोई इंडियन
वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना था। जो पहले मेंबर बने थे वो थे एसपी सिन्हा। इनका भी नाम आप याद रख लेना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपके फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट इंडियन मेंबर थे वो थे। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। ये आपको इसको हम लोग बोलते हैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बिल। लॉर्ड मोंटेगो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसरॉय थे। अब इसमें क्या हुआ, आपको फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कहने का मतलब वैसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे विषय सूची तैयार की गई जिस पर सिर्फ सेंटर अपना नियम कानून बना सकता था और कुछ ऐसे विषय सूची थे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट अपना नियम कानून यानी लेजिस्लेटिव जो पावर था उसके ऊपर सिर्फ प्रोविंसेस का था। तो यहां पे हमने देखा कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आपको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 में जानना है वह है कि इसने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, उसे बोला गया डायआर्की। डायआर्की कहने का मतलब हो गया ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नेंस। ठीक है, इसमें क्या था, आपके प्रोविंशियल लेवल पे दो लिस्ट बनाया गया, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व्ड। जो आपका ट्रांसफर्ड था लिस्ट था उसमें आपके जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर इस पे आपको एक्ट या लेजिस्लेशन कर सकते थे। रिजर्व लिस्ट में ऐसा नहीं था, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं था। इसमें जो आपके प्रोविंशियल गवर्नर थे और उसके साथ उनका एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था वो फंक्शन करता था। तो इस सिस्टम ऑब्वियसली फेल हो गया था, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 में आपको प्रोविंशियल लेवल पर डायआर्की इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी में आगे हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन भी फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही इसमें एक और प्रोविजन दिया गया था जिसके थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करना था आपको इंडिया में। तो ये कुछ फीचर थे आपको जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 के थे। अब इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क सर्व करता है आपके प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का भी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इस्टेब्लिश किया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन, जितनी भी प्रोविंसेस थे इंडिया में और प्रिंसिपली स्टेट्स थे उनको मिला के एक फेडरेशन बनाया गया जिसको बोला गया ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग प्रोविंसेस साथ में आएंगी और बोलेंगी चलो हम लोग एक कंट्री बनाते हैं, हम लोगों का एक कॉमन नियम कानून होगा और उसके थ्रू हम लोग पूरे देश को, पूरे एरिया को, जो इसमें हम लोग जितने भी प्रोविंसेस है उसको हम लोग एक कंट्री बोलेंगे। अब फेडरेशन में एक होता है, देखो इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है और फेडरेशन में होता है कि अलग अलग स्टेट एक साथ आके एक कंट्री का निर्माण कर रही है या एक स्टेट का निर्माण कर रही है। फेडरेशन में आपका सेसेशन का अधिकार होता है, यानी अगर कोई प्रोविंस चाहे या कोई स्टेट चाहे बोला कि अब हमको मतलब अलग होना है तो वो अलग हो सकती है। इसी में आगे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 3 लिस्ट प्रोवाइड किए गए, एक फेडरल लिस्ट, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा आपका कंकरेंट लिस्ट। कुछ याद आया? देखो अभी हमारे मतलब अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है जिसमें एक सेंटर लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और तीसरा आपका कंकरेंट लिस्ट है। ठीक वैसे ही ये 3 लिस्ट का प्रोविजन है यहाँ पे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये आपका 3 लिस्ट का प्रोविजन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो रेसिडुअरी पावर था वो आपको गवर्नर जनरल को वेस्ट कर दिया गया था। इसी में जो डायआर्की था प्रोविंशियल लेवल का, जो कि आपका डायआर्की एट प्रोविंशियल लेवल था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया था आपको, उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी अब डायआर्की एट प्रोविंशियल लेवल खत्म हो चुका है। फिर डायआर्की लेकिन सेंट्रल
सेंटर में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल में ये जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया था ये कभी फॉर्मुलाइज नहीं हो पाया, आपका कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। लेकिन हालांकि ये प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो ये है। एक और फीचर इंपॉर्टेंट है कि बाई कैमरलिज्म प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि 2 हाउसेस होंगी, लोअर हाउसेस एंड अपर हाउसेस, ठीक है। और एक और प्रोविजन था आपका फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। ये आपके कुछ फीचर थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही मैक्सिमम फीचर आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगला जो है जिस एक्ट के थ्रू हम लोग को आजादी मिली, ये माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग था, जिसको हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोलते हैं। क्या हुआ, इसके थ्रू 2 डोमिनियन स्टेट इंडिया और पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आ गए। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है आपका एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री के रूप में एग्जिस्टेंस में आ जाता है। साथ ही ये आपका गवर्नेंस सेंटर और प्रोविंसेस लेवल पे भी प्रोवाइड करता है, और बाकी बहुत सारे कंटेंट थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको जानना है कि इसमें जो प्रोविजन है आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का 2 रोल था, एक कंस्टिट्यूएंट डुअल पावर जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पावर और लेजिस्लेटिव पावर। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब तक की नई क्या कहते हैं आपकी कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनती है तब तक अपना लेजिस्लेटिव पावर को यूज करते हुए कोई भी लॉ बना सकता था। साथ ही यह आपका इंपावर्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, देश के नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो जितने भी एक्ट्स थे, जितने भी उसके प्रोविजन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उनको मैंने डिस्कस कर लिया है आज। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसका कंपोजिशन और उसके आगे की कहानी बतलाऊंगा। तो इंडियन पॉलिटी में आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।